जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रॉयल इंस्टीट्यूट के बीआर प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे अपन लगातार एमसीक्यू कर रहे हैं जो आपके सीयूईटी, बीसीसी और भी सभी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में भी हम कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपके इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ ये मत समझिएगा कि जैसे अपन एक क्लास के अंदर 15 से 20 क्वेश्चन करते हैं तो आप 15 से 20 क्वेश्चन ही आप 20 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर तैयार कर पा रहे हैं। अपने एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं और अपन हर ऑप्शन की चर्चा करते हैं, तो आपके एक क्लास के अंदर लगभग 70 से 80 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इसी कड़ी में स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है अपने फर्स्ट क्वेश्चन है अपने विपणन ऋतु 2025-26 के लिए चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया, यानी कितना निर्धारित किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने 5650 रुपये प्रति क्विंटल, सेकंड है 5440 रुपये प्रति क्विंटल, और थर्ड है 5788 रुपये प्रति क्विंटल, और फोर्थ है 3846 रुपये प्रति क्विंटल। तो बात करें अगर अपन 2025-26 के लिए चने का कितना एमएसपी निर्धारित किया गया है, तो वह आपके 5650 रुपये प्रति क्विंटल। और पिछले वर्ष कितना था, कई बार ये भी पूछा जाता है, तो पिछले वर्ष था आपके 5440 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि निम्नलिखित में से पोषक तत्वों के कमी के लक्षण से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है। सही नहीं है ये पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम। कमी के लक्षण अंतिम कलिका पर प्रदर्शित होते हैं जो कि समय के साथ सूख जाती है। सेकंड है अपने गंधक, युवा पत्तियों पर पीलापन प्रदर्शित होता है। और थर्ड है लोह, पुरानी पत्तियों पर पीलापन प्रदर्शित होता है। और फोर्थ है नत्रजन, पुरानी पत्तियों पर पीलापन प्रदर्शित होता है। तो आपको पता है जो कैल्शियम की कमी के लक्षण है वो अपने अपर पार्ट पे दिखाई देते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके ये सही हो जाएगा, अंतिम कलिका यानी ऊपर की कलिका। और गंधक के लक्षण भी युवा पत्तियों पर दिखाई देते हैं। साथ ही आपके फेरस के लक्षण है, फेरस और कॉपर और सल्फर के लक्षण भी आपके नई पत्तियों पर ही दिखाई देते हैं, तो ये आपके थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, लोहे वाला। ठीक है, और नत्रजन के लक्षण आपके पुरानी पत्तियों पर ही दिखाई देते हैं। ये आपको पता है, नत्रजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम, इनके कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर ही दिखाई देते हैं। तो आपके गलत वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लोहे के कमी के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, ना कि पुरानी पत्तियों पर। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक गलत को चुने। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर, ये आपके स्प्रेयर होते हैं जो छिड़काव के लिए, उनसे संबंधित क्वेश्चन है। और सेकंड है आपके लो वॉल्यूम स्प्रेयर, जिसके फर्स्ट ऑप्शन में जो आपके ऑप्शन दे रखा है 5 लीटर से अधिक, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर के बारे में। और सेकंड है आपके लो वॉल्यूम स्प्रेयर जिसकी क्षमता कितनी बता रखी है यहाँ पे, 5 से 400 लीटर। और थर्ड है हाई वॉल्यूम स्प्रेयर, जिसकी क्षमता यहाँ पे 400 लीटर से अधिक बता रखी है। तो आपके ये तीन होते हैं। तो फर्स्ट जो होता है इसकी जो आपकी साइज होती है वो होती है 5 लीटर से कम। ठीक है, 5 लीटर से कम होती है, ये आप याद रखेंगे, ना कि अधिक होती है। तो यहाँ पे आपके ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये गलत है तो ये सही हो जाएगा। और लो वॉल्यूम स्प्रेयर होती है, इसकी 5 से 400 लीटर क्षमता होती है। और जो आपके हाई वॉल्यूम स्प्रेयर होता है, इसकी 400 लीटर से अधिक क्षमता होती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एजोला एक है। फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया, सेकंड है शुद्ध जल फर्न, और थर्ड है राइजोबियम स्पीसीज, और फोर्थ है आपके फफूंद। जो एजोला होती है वो शैवाल या फर्न का रूप होता है, ये आपको पता होगा। बैक्टीरिया कौन सा होता है अपने नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, राइजोबियम हो गया। इसके अलावा आपके एजोटोबैक्टर, एजोस्पेरिलम, ये बैक्टीरिया का उदाहरण हो गए। और बात करें अपन राइजोबियम स्पीसीज, तो यहाँ फफूंद की बात करें अगर अपन, फफूंद में आती है आपकी एक तो माइकोराइजा हो गई, इसके अलावा एस्परजिलस, ऐसी फफूंदे आपके बायो फर्टिलाइजर के अंदर आती है। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बरसीम में कौन सा जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है। यानी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बरसीम में राइजोबियम की कौन सी स्पीसीज उपयोग की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम, सेकंड है राइजोबियम जेपोनिकम, थर्ड है राइजोबियम मेलिलोटी, और फोर्थ है राइजोबियम ट्राइफोलाई। तो बात करें अपन फर्स्ट ऑप्शन की, तो ये आपके राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम है, जो ये आपके मूंग हो गया, इसके अलावा मोट हो गया, और भी बाकी दलहनी क्रॉप्स के अंदर यूज लिया जाता है। राइजोबियम जापोनिकम का किसके में यूज होता है, आपके सोयाबीन के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा मेलिलोटी की अगर बात करें तो मेथी, रिंजिका और सेंजी, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, मेरी से, फर्स्ट लेटर इनका सबका याद कर रख सकते हैं आप ऐसे याद रख सकते हैं, मेरी से लोटी, मेरी से लोटी। तो इससे आपको याद हो जाएगा जो मेथी, रिंजिका, सेंजी है, इसके लिए अपन राइजोबियम मेलिलोटी स्पीसीज का उपयोग करते हैं। और राइजोबियम ट्राइफोलाई किस में करते हैं, आपके बरसीम में। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बरसीम के लिए राइजोबियम ट्राइफोलाई। ठीक है, चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से जैव उर्वरक तथा उनके प्रकारों को सुमेलित कीजिए। पहले ये दे रखा है, इनको सुमेलित करना है अपने को। तो राइजोबियम, तो यहाँ पे राइजोबियम का कौन सा होगा आपका, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो यानी फर्स्ट के अंदर आपके
सी हो जाएगा अपने को। इस हिसाब से फिर अपन ऑप्शन ढूंढेंगे। और बात करें एजोला की, तो एजोला आपकी कैसी होती है, बिना गांठ बनाकर नाइट्रोजन का सजीव स्थिरीकरण करती है एजोला, जो कि एक शैवाल है। ठीक है, तो आपके सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इसके अलावा अगर बात करें अपन वीएम, वेसिकुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा, ये कैसा है आपके फास्फोरस जैव उर्वरक है। ठीक है, तो ये आपके हो जाएगा थर्ड के अंदर बी, थर्ड के अंदर बी। और इसके अलावा बचा आपके फोर्थ एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर ऐसे जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ये आपको पता होना चाहिए, या पता है तो अच्छी बात है। और ठीक है, तो आपके फोर्थ के अंदर कौन सा हो जाएगा, ए। तो आपके इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, सी डी बी ए, सी डी बी ए, यानी फोर्थ ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। ठीक है, इस बार कई बार ऐसे मैचअप वाले क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो आप इनका भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपके एक साथ ही आपके 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं इस प्रकार से। देखिए, जैसे राइजोबियम का हो गया आपके सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एजोला का हो गया बिना गांठ बनाकर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है एजोला, और वेसिकुलर माइकोराइजा का हो गया फास्फोरस जैव उर्वरक, और एजोटोबैक्टर का हो गया आपके असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि किस उर्वरक को साल्ट पीटर कहते हैं। ये उसके उपनाम से क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके यूरिया, सेकंड है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, और थर्ड है सोडियम नाइट्रेट, फोर्थ है पोटेशियम नाइट्रेट। तो बात करें आपकी यूरिया की, तो यूरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन वाला उर्वरक है, जिसके अंदर नाइट्रोजन कितनी होती है आपके 46% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, इसका उपनाम क्या होता है आपके किसान खाद, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन कितनी होती है आपके लगभग 26% तक नाइट्रोजन पाई जाती है, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, और सोडियम नाइट्रेट की बात करें अपन, तो इसे चिल्ली साल्ट पीटर कहते हैं, ना कि साल्ट पीटर। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं, चिल्ली साल्ट पीटर। और इसमें नाइट्रोजन कितनी होती है, लगभग 16% तक नाइट्रोजन होती है सोडियम नाइट्रेट के अंदर। ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट को अपन साल्ट पीटर कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन तो लगभग 13 से 14%, और आपके पोटास जो है वो लगभग 44% तक पोटास पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। एक साथ ही आपके यहाँ पे देखिए आप 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं कि यूरिया में नाइट्रोजन कितनी हो गई, तो 46%, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितनी हो गई 26%, साथ ही कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का किसान खाद उपनाम है, ये भी आप याद रखेंगे, कई बार ये भी पूछा जाता है। और सोडियम नाइट्रेट का उपनाम और नाइट्रोजन कंटेंट, और पोटेशियम नाइट्रेट की अपन यानी बात की है अपन ने, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अगला क्वेश्चन है अपने पत्ती रंग चार्ट यानी लीफ कलर चार्ट का उपयोग किया जाता है, किसके लिए उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अपने नाइट्रोजन के निर्धारण में, सेकंड है फास्फोरस के निर्धारण में, और थर्ड है पोटेशियम के निर्धारण में, फोर्थ है सल्फर के निर्धारण में। जो अपने लीफ कलर चार्ट है, इसका उपयोग अपन काय में करते हैं, इसका उपयोग करते हैं अपन नाइट्रोजन के निर्धारण में। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीफ के कलर के आधार पर नाइट्रोजन का निर्धारण किया जाता है कि नाइट्रोजन की कमी है, अधिकता है, या जैसा भी है, तो लीफ के कलर के आधार पर डिसाइड किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक आपके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन अपने फास्फोरस पौधों में अचालक होता है, सेकंड है मैग्नीशियम पौधों में अधिक चालक होता है, और थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम पौधों में अचालक होता है, और फोर्थ ऑप्शन है अपने बोरोन पौधों में अचालक होता है। तो यहाँ पे अपन पौधों में गतिशीलता के आधार पर एक बार पोषक तत्वों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो जो सबसे अधिक गतिशील होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, NPK, Mg और MO। ठीक है, ये आपके अधिक गतिशील होते हैं। इसके अलावा बात करें वो आपके जिंक जो है, जो मध्यस्थ भाग में कमी के लक्षण दिखाई देता है, यानी ऐसे समझ सकते हैं आपकी जो बिल्कुल मिडिल पार्ट होता है जो पौधे का, जैसे ये मिडिल पार्ट, यहाँ पे आपके कमी के लक्षण जिंक के दिखाई देते हैं। और जो युवा पत्तियाँ होती है, यानी जो इस साइड की पत्तियाँ होती है युवा, अपन शीर्ष कलिका की बात नहीं कर रहे, युवा पत्तियों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके किस किस के फेरस, मैग्नीज और कॉपर और सल्फर की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। और जो बात करें अपन शीर्ष, जो आपके शीर्ष भाग की जो पत्ती होती है, वहाँ किसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, वहाँ आपके कैल्शियम और बोरोन की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। और साथ ही जैसे अपन जो ऊपर के पार्ट है, ये आपके पौधों में अचालक होता है, जैसे NPK, Mg, MO ये तो अधिक चालक होते हैं, जिंक है मध्यम चालक है, और ये जो Fe, मैग्नीज और कॉपर सल्फर ये कम चालक होते हैं। लेकिन बात करें आपके कैल्शियम और बोरोन की, ये पौधों के अंदर अचालक होते हैं। तो यहाँ पे फास्फोरस को पौधों के अंदर अचालक दे रखा है, तो ये आपके ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये एक प्रकार से गलत है, फास्फोरस पौधों के अंदर अधिक चालक होता है। ठीक है, और बात करें अपन मर्दा के अंदर, तो मर्दा के अंदर फास्फोरस अचालक होता है। ये भी आप याद रखेंगे कि पौधों के अंदर तो फास्फोरस चालक होता है, लेकिन मर्दा में कैसा होता है, अचालक होता है। ठीक है, चलते हैं अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है पौधा
नाइट्रोजन को मुख्यतः मृदा से किस रूप में लेता है? तो मुख्यतः पूछा है आपकी यानी अधिकतर प्लांट किस रूप में लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने NO3- और सेकंड है NH4+ और थर्ड ऑप्शन है अपने N2O, फोर्थ है N। तो बात करें अपन अगर मेनली कोई प्लांट से, तो मेनली किस फॉर्म में लेते हैं आपके NO3- फॉर्म में लेते हैं। अगर धान की अगर बात करें तो अपन NH4+ रूप में लेता है, ये भी एक याद रखेंगे आप। और कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पोषक तत्व है जिसे पौधे धनायन व ऋणायन दोनों रूप में लेते हैं, तो वहाँ पे आपके नाइट्रोजन सही ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ अपना क्वेश्चन है ड्राईलैंड फार्मिंग में वर्षा की मात्रा होती है। ड्राईलैंड फार्मिंग के बारे में पूछा है, आपको पता है यहाँ 3 टर्म होती है आपकी, एक तो होती है शुष्क खेती, एक होती है ड्राईलैंड फार्मिंग और एक होती है आपके रेनफेड फार्मिंग, ठीक है। तो जो आपके शुष्क खेती होती है वो कहाँ होती है? जो 750 mm से कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है। 750 mm से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आपके शुष्क खेती की जाती है। और 750 से लेकर अपन बात करें अगर 1150 की, तो वहाँ पे आपके क्या की जाती है? ड्राईलैंड फार्मिंग अपनाई जाती है। और रेनफेड फार्मिंग की अपन बात करें तो रेनफेड फार्मिंग आपके 1150 mm वार्षिक वर्षा से अधिक वाले क्षेत्रों के अंदर आपके रेनफेड फार्मिंग अपनाई जाती है। तो यहाँ पे आपके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 750 से 1150। फर्स्ट ऑप्शन कब सही होता है? जब आपको यहाँ पे शुष्क खेती के बारे में पूछा होता। और जो आपके थर्ड ऑप्शन है यानी ये वाला, तो ये आपके रेनफेड फार्मिंग कहाँ की जाती है? 1150 mm से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर रेनफेड फार्मिंग की जाती है, ठीक है। चलते अब आगे, अगला क्वेश्चन है अपने ट्रिटिगम एस्टिवम किस वर्ग के अंतर्गत आता है? फर्स्ट ऑप्शन है डिप्लॉइड, सेकंड है टेट्राप्लॉइड, थर्ड है हेक्साप्लॉइड और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो बात करें अगर अपन डिप्लॉइड वेराइटी की, तो डिप्लॉइड वेराइटी कौन सी होती है आपकी? ट्रिटिगम मोनोकोकम, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और बात करें अगर अपन टेट्राप्लॉइड की, तो ट्रिटिगम ड्यूरम, ऐसे जो ट्रिटिगम ड्यूरम है वो आपके टेट्राप्लॉइड वेराइटी है। और ट्रिटिगम एस्टिवम कैसी है? ट्रिटिगम एस्टिवम आपके हेक्साप्लॉइड वेराइटी है, ये आप याद रखेंगे। जैसे और बात करें टेट्राप्लॉइड की भी यहाँ पे, तो ड्यूरम और डाइकोकम, ये दोनों प्रजातियां आपके टेट्राप्लॉइड होती है, ठीक है। ट्रिटिगम ड्यूरम और ट्रिटिगम डाइकोकम, ये भी आप याद रखेंगे कि गेहूं की प्रजातियों में कौन सी आपके जो डिप्लॉइड है, कौन सी टेट्राप्लॉइड है और कौन सी हेक्साप्लॉइड है, ठीक है। तो ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते भी के लिए अपन आगे, अगला क्वेश्चन है अपने पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई गेहूं में किस रोग का कारक है? फर्स्ट ऑप्शन है ब्लैक रस्ट, सेकंड है स्टेम रस्ट, थर्ड है येलो रस्ट और फोर्थ है 1 और 2 दोनों। तो बात करें अगर अपन पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई की, तो ये आपके मेनली ब्लैक रस्ट करती है, जिसे अपन स्टेम रस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आपके फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें अपन येलो रस्ट की और जो आपके ब्राउन रस्ट होती है, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। जो भूरी रोली होती है आपके, भूरी रोली का कारक कौन है? पक्सिनिया ग्रेमिनिस रिकोंडिटा, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और आपके साथ ही बात करें अगर येलो रस्ट की, तो कौन सी होती है? पक्सिनिया स्ट्राइफोर्मिस, ठीक है। तो पक्सिनिया कौन सी स्पीसीज आपकी येलो रस्ट के लिए उत्तरदायी है? तो वो है आपके पक्सिनिया स्ट्राइफोर्मिस। तो आप तीनों का याद रखेंगे। ये भूरी का तो होता है रिकोंडिटा, जो भूरी का री है उससे आप रिकोंडिटा याद रख सकते हैं। और येलो रस्ट है तो येलो रस्ट स्ट्राइफोर्मिस आपके बच जाएगा। तो स्ट्राइफोर्मिस यानी पक्सिनिया ग्रेमिनिस स्ट्राइफोर्मिस प्रजाति के द्वारा येलो रस्ट कोज होता है गेहूं के अंदर, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनार का वानस्पतिक नाम है, फर्स्ट ऑप्शन है सीडियम गुआजा और सेकंड है म्यूसा पेराडिसिया का और थर्ड है मेंजीफेरा इंडिका, फोर्थ है पुनिका ग्रेनेटम। तो बात करें अपन फर्स्ट ऑप्शन की, तो ये आपके अमरूद का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, ठीक है। और बात करें आपके सेकंड ऑप्शन की, तो ये केले का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन आपके आम का और फोर्थ आपके अनार का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे अनार के बारे में पूछा है। आपको वैज्ञानिक नाम भी याद करनी चाहिए। इनसे भी ज़्यादातर आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, हर एग्जाम के अंदर आते हैं, चाहे वो CUT हो, BCEC हो या कोर्ट भी कोई एग्रीकल्चर के एग्जाम है, उन सभी में वैज्ञानिक नाम से संबंधित क्वेश्चन अधिकतर आते ही है, ठीक है। चलते अब अपन अगले क्वेश्चन पे, जो कि अपने अमरूद की लाल गुद्दे वाली किस्म है। अमरूद की लाल गुद्दे वाली किस्म के बारे में पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है अर्का मर्दुला, सेकंड है ललित और थर्ड है आपके अर्का अमूल्य और फोर्थ है लखनऊ 49। तो बात करें अपन अर्का मर्दुला की, तो अर्का मर्दुला तो आपके अमरूद की वैरायटी हो जाएगी। लेकिन अपन बात करें अगर मर्दुला की, तो मर्दुला आपके अनार की वैरायटी है। और साथ ही अगर बात करें ललित, तो ललित आपके लाल गुद्दे वाली किस्म है अमरूद की, ये आप याद रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लखनऊ 49 है, जिसे अपन सरदार अमरूद भी कहते हैं, ये भी आपके कई बार पूछा जा सकता है।
सरदार अमरूद भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये भी आपके यूपी की एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है, लखनऊ 49, ठीक है। तो चलते हैं अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि अपने निम्न में से कौन सी पपीता की गायनोडायसिस किस्म है। तो यहाँ पे कुछ अपन एक छोटी सी टर्म के बारे में बात कर लेते हैं, DLMCCTSSR। ये आपकी गायनोडायसिस जो वेराइटी है उनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। जैसे आपके DL है तो पूसा डेलिशियस, इसके अलावा अगर बात करें M से आपके कौन सी हो जाएगी, पूसा मेजेस्टी, और फर्स्ट सी से आप याद रखेंगे कुर्ग हनीड्यू, और सेकंड सी से आप याद रखेंगे CO3। जो CO3 है जो आपके यही एक CO सीरीज वाली जो पपीता की वेराइटी है उनके अंदर गायनोडायसिस है। जैसे CO5 ये है, ये आपके गायनोडायसिस वेराइटी नहीं है, ये भी आप याद रखेंगे। और T से हो जाएगा आपके ताइवान, और फर्स्ट S से आपके हो जाएगा सूर्या, और सेकंड से हो जाएगा सनराइज सोलो। ठीक है, और R से हो जाएगा रेड लेडी। ओके, तो यहाँ पे आपके कौन सा ऑप्शन दे रखा है, पूसा मेजेस्टी इसमें दे रखा है, और बाकी तो कोई सा ऑप्शन इनमें से दिख नहीं रहा, तो पूसा मेजेस्टी आपके राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने केले के प्रवर्धन हेतु स्वार्थ सर्कस का आदर्श वर्जन होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है अपने 300 से 400 ग्राम, सेकेंड है 500 से 750 ग्राम, और थर्ड है आपके 750 से 1250 ग्राम, और फोर्थ है 10 से 15 किलोग्राम। तो आपको जो पता होना चाहिए कि केले के अंदर अपन प्रवर्धन के लिए बीज का उपयोग नहीं करते, अपन स्वार्थ सर्कस का उपयोग करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपसे पूछ ले कि केले का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो आप याद रखेंगे सर्कस के द्वारा केले का प्रवर्धन होता है। और तो आपके बात करें अगर सर्कस का वजन की, तो वजन कितना होता है इनका, लगभग 500 से 750 ग्राम वजन आपके बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एक इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप याद रखेंगे कि केले का जो सर्कस होता है उसका वजन कितना होता है, 500 से 750 ग्राम। ठीक है, चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने स्ट्रिप्ट कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है। ये आपके एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है अपने मिल्क फीवर, सेकंड है न्यू कैसलर डिजीज, और थर्ड है थनेला, और फोर्थ है टिक फीवर। तो बात करें अगर अपन मिल्क फीवर की, तो ये आपके कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है। ये भी आप याद रखेंगे कि कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है मिल्क फीवर। और न्यू कैसल डिजीज आपके मुर्गियों से संबंधित है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें अपन थनेला की, तो थनेला आपके जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है पशुओं के अंदर, और इसी के लिए अपन स्ट्रिप का परीक्षण करते हैं। इसे अपन मेस्टाइटिस रोग के नाम से भी जानते हैं। और बात करें अगर अपन टिक फीवर की, तो टिक फीवर आपके प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये चारों एक प्रकार से इंपॉर्टेंट है कि जैसे मिल्क फीवर आपके कैल्शियम की कमी से होता है, न्यू कैसलर डिजीज मुर्गियों से संबंधित है, थनेला रोग जीवाणु के द्वारा होता है। इसके अलावा थनेला रोग ज्ञात करने के लिए अपन स्ट्रिप का परीक्षण करते हैं, और टिक फीवर प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, यदि आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और मैथ के स्टूडेंट है और आप CUT और BCC की तैयारी कर रहे हैं, तो रॉयल इंस्टीट्यूट में इनके लिए आपके क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। यानी CUT और BCC दोनों के लिए आपके क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। और क्रैश कोर्स आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहने वाले, साथ ही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्रैश कोर्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको सिंपली संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन कि अगर आप क्रैश कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको फ़ायदे क्या क्या मिलने वाले हैं। तो वो फ़ायदे आपके रहने वाले हैं, आपको ऑफलाइन क्लासरूम मिलेंगे जो कि बिल्कुल मॉडर्न क्लासरूम रहने वाला है। और इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन नहीं जुड़ पाते तो आपको लाइव बैच मिलेगा। लाइव बैच आपके मोबाइल या फ़ोन में, जैसे आप लैपटॉप में किसी में भी आप देखते हैं, उसके अंदर आप लाइव बैच से जुड़ सकते हैं। जो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा वो आपको फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैंने पहले ही बताया कि कई बार स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि इन दिनों के अंदर आपके जो एग्जाम के दिन कम ही बचे हैं, तो इनके अंदर कोर्स कंप्लीट हो गया नहीं, तो आपका कोर्स भी कंप्लीट करवाया जाएगा। ये भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और अगर किसी कारण से आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप उसी क्लास को आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी बाद में देख सकते हैं। और इसके साथ ही आपको जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसकी 4K PDF भी आपको दी जाएगी, जिससे आपके रिवाइज करने के अंदर आसानी रहेगी। और साथ ही आपको DPP और एक्सरसाइज शीट भी दी जाएगी। इससे आपके क्या है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और इसके अलावा आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूट में डाउट क्लास और प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर भी अवेलेबल है। अगर कोई स्टूडेंट अगर ऑनलाइन जुड़ता है तो उन्हें आपको सिंपली करना क्या है, जो संस्थान के हेल्पलाइन नंबर है उन पे आपको डाउट भेजना है। आपको 24 से 48 घंटे के अंदर आपके डाउट का रिप्लाई मिल जाएगा। और आपके वीकली माइनर टेस्ट,
मंथली मेजर टेस्ट और साथ ही कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी आपको इसी कोर्स के अंदर प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के आधार पर टेस्ट होंगे, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे, सब्जेक्ट वाइज भी होंगे और कंप्लीट सिलेबस के आधार पर भी आपके टेस्ट कराए जाएंगे। और इसके अलावा आपको रेगुलर मोटिवेशनल सेमिनार भी यहाँ पे अवेलेबल कराए जाएंगे, जिसमें आपके क्या है जो एग्जाम तक आप में ऊर्जा बनी रहेगी। इसके लिए आपके हमारे संस्थान के डायरेक्टर द्वारा या किसी भी विशेष व्यक्ति के द्वारा आपको रेगुलर मोटिवेशनल सेमिनार में आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे क्या करना है, आपके अगर ऊर्जा कम हो रही है तो क्या करना है, सब हर बिंदु पर चर्चा करी जाएगी। तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए। अगर आप क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आपको संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पर सिंपली कॉल करना है और आप क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, यदि आप अगर CUET का क्रैश कोर्स परचेज करते हैं तो आपको इसके साथ BCEC का क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और अगर बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने के लिए उपयोगी यंत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है एनेमोमीटर, सेकंड है बैरोमीटर, थर्ड है लेक्टोमीटर, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं है कोई नहीं। तो अगर बात करें अपन एनेमोमीटर की, इसे अपन वायु गति या वायु प्रवाह ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे आपके सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बात करें अपन लेक्टोमीटर की, तो दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए अपन लेक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि अपने भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी स्थापित है, यानी कहाँ स्थित है, ऐसा ही पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने कोयम्बटूर, सेकंड है कानपुर, थर्ड है लखनऊ और फोर्थ है देहरादून। तो बात करें अगर अपन कोयम्बटूर की, तो कोयम्बटूर में आपके SBI यानी शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। और साथ ही अगर बात करें गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो आपके लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।